किस फील्ड में काम कर रहे हैं? मेरा नाम है डॉक्टर एसपी राठौड़। मैं गुजरात से हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है, एमएस किया है, एलएलबी किया है, पीएचडी मेरा चालू है, लेकिन कोरोना में ड्यूटी होने से मेरा थीसिस सबमिट नहीं हुआ है। मैं गवर्नमेंट में हायर रैंक में हूँ, क्लास 1 ऑफिसर हूँ और डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ GMERS जो ग्रुप है उसमें। वेरी नाइस। उसके बाद फिर इस बिजनेस को चुना आपने, क्या रीजन है? मतलब आप इतने क्वालिफाइड हैं तो आप एक अच्छे जॉब में भी हैं और अच्छे सेटिस्फाई संतुष्ट रह सकते हैं, उसके बाद फिर बिजनेस, और फिर यही बिजनेस क्यों? और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। पहले भी मैं एक बिजनेस में था, तब भी मेरे गुरुजी थे, वो एसपी बारिल जी थे। तो एसपी बारिल जी ने तो इसके अलावा कोई और बिजनेस किया? उनको मैंने जामनगर में सुना था। उसके बाद वो बिजनेस तो मैं नहीं कर पाया। अच्छा, पुरानी कंपनी? हाँ, पुरानी कंपनी। और उसके बाद मेरे को सर, मैं जब एज ए डीन आई वॉज वर्किंग इन PDU मेडिकल कॉलेज राजकोट गुजरात, जहाँ से हमारे मोदी जी पहली बार CM बने थे। तो कॉलेज में मैं डीन था और मैं मीटिंग कंप्लीट किया और मेरे को चेस्ट पेन आया। इट वॉज ए सीवियर हार्ट अटैक। मैं तुरंत ही सामने ICCU में चला गया और मैंने तुरंत ही गाड़ी बुलवा ली, एम्बुलेंस, और मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिटेड हो गया। तब मैं सोच रहा था कि जाना तो है, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार का कौन? ये एक प्रश्न मेरे में आया। और मैंने अच्छे काम किए थे तो मैं बच गया, लेकिन तब मैंने तय किया कि अब ऐसा कुछ काम करना है कि परिवार को कोई तकलीफ नहीं हो। So for the security, financial freedom of my family, I have taken decision to do something. और बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ सर जी, कि मेरी जो अपलाइन है वो मेरा दोस्त है, 22 साल पुराना दोस्त है, उम्र में मेरे से 15-20 साल छोटा है। आई एम रनिंग 58। अब वो MM9 है, तो हमारे गुजरात वाले समझ गए, मांड 9 पास। सो ही इज नॉट क्लियर SSC, बट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने मेरे को ये बिजनेस बताया नहीं, समझाया भी नहीं, फिर भी दोस्ती देखो, उसने शुरू किया है तो मैंने भी शुरू किया। इस बिजनेस की खूबसूरती है, और ये कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खूबसूरती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुंबई का हल्ला बोल था, प्रेमराज जी यहाँ पे बैठे हैं, और प्रेमराज जी खुद ये बात बोलते हैं, 12th क्या फेल या पास? फेल। मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था। 12th फेल है और शान से स्टेज से बताते हैं। गजब की बात सुनेंगे आप। मुंबई हल्ला बोल में प्रेमराज जी के पास टॉपिक था कि उन्हें हेल्थ प्लान कैसे दिखाते हैं वो बताना था। अतुल जी हाँ कर रहे हैं। और डॉक्टर MG राय, जो वाराणसी के सबसे मतलब वन ऑफ द सीनियर फिजिशियन इन वाराणसी, जिनके कंसल्टेशन के लिए सुबह 5 बजे से लाइन लग जाती है, जो हमारे DCD हैं। प्रेमराज जी भी हमारे DCD हैं, DUCD हैं, सॉरी अब तो DUCD हैं, एग्जाम्पल पुराना चल रहा है ना तो DCD मुंह में निकल गया। और हमारे डॉक्टर MG राय को मोदी जी शपथ ग्रहण में बुलाते हैं दिल्ली। प्रेमराज जी हेल्थ प्लान के बारे में बता रहे थे और उसके तुरंत बाद डॉक्टर MG राय 10 कोर स्टेप्स के बारे में बता रहे थे। आप सोचिए, 12th फेल व्यक्ति हमारे इस बिजनेस की खूबसूरती है कि डायरेक्ट सेलिंग में वो हेल्थ प्लान बता रहे हैं, और एक इतने हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति 10 कोर स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं यहाँ पर उससे पहले ओमकार ने खुद ये बात कही कि मैंने टीचर को अपने डाउनलाइन में ज्वाइन करा लिया, और डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि उनके जो अपलाइन है वो उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है। ये बिजनेस की खूबसूरती है। डॉक्टर साहब, इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप किसी के पास जाते हैं तो ईगो आड़े नहीं आता कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और मैं फिर किसी के घर जाऊं? लोगों को तो परेशानी होती है। अभी कोई कह भी रहा था कि हम घर घर नहीं जा सकते, कैसे प्रोडक्ट बताएंगे, हमारी बहू नहीं जाएगी, ये कैसा बिजनेस है? सर, बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जब हम हमारे परिवार की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए निकले हैं
तो डर किस बात का, शर्म किस बात की। जब हार्ट अटैक आया था तब परिवार में से 2 या 3 ही लोग आए थे। वाह। तो एक बात पक्का समझ में आ गया था कि मेरे परिवार के लिए जो करना है मुझे ही करना है। डॉक्टर साहब, कितनी जल्दी आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया, वो एक हादसा होने के बाद? क्या एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, क्योंकि आपने कम समय में एक अच्छी अचीवमेंट ली है? मैंने सर, मैं इतने प्लान दिखाता था कि मेरी अपलाइन का फोन आता था कि रात के 2 बजे आप सो जाओ। कितने प्लान हो पाते थे सर आपके जॉब के साथ? आप डीन हैं। सर, मैं जूनागढ़ में डीन था। मेरा ड्यूटी शुरू होता था 10:30 को। मैं सुबह एक प्लान कंडक्ट कर लेता था 9 बजे। फिर मैं किसी के घर पे जाके? नहीं सर, मेरे डीन बंगले पे मेरा सब फैसिलिटी था। तो मैंने हमारे गैरेज में भी बोर्ड लगाया था, मेरे हर कमरे में बोर्ड था। और ताजुब की बात बताओ, मेरे पास 3 गाड़ियाँ, तीनों गाड़ियों में मैंने बोर्ड रखा हुआ था। तीनों गाड़ियों में 3 अलग अलग बोर्ड? अलग अलग बोर्ड। और मैं विथ मटेरियल ही जाता था। और मटेरियल मतलब टूल्स? ये टूल्स अपने सारे टूल्स आपकी गाड़ी में? सारे टूल्स में गाड़ी में रखता मतलब था। टूल्स के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है सर। लोग कई बार लोग खाली हाथ पहुंच जाते हैं किसी के पास। मैं सर खुद अपना बोर्ड निकाल के खड़ा करता था। और मैं जहाँ जहाँ खाना खाया है ना, उस मालिक को तो मैंने प्लान दिखाया ही। ढाबे के मालिक को? हाँ। और वो ढाबा वाला स्पॉन्सर हुआ नहीं हुआ, लेकिन आजू बाजू खाने वाले हो गए। मैं एक ही बात में मानता हूँ कि जो मेरे बिजनेस में आने वाले हैं वही आने वाले हैं, जो नहीं आने वाले हैं वो रुक के ही रहेंगे। जी। माइक एक मिनट, माइक। पहली बार इनके घर पे गया जी, तो इनकी कॉलेज में इनका डीन थे वहाँ कॉलेज में। तो जितने भी लोग सिक्योरिटी गार्ड है, तो मुझे इंट्रोडक्शन हो रहा है कि ही इज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ही इज अ सिल्वर डायरेक्टर, ही इज अ गोल्ड डायरेक्टर। तो जो सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, पूरा स्टाफ, ऑलमोस्ट सब लोग इन्वॉल्व। और इन्होंने पूरी कॉलेज को जैसे वेस्टिज और विनिंग टीम का माहौल बना दिया था पूरा। दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट, और दिस इज द वे। क्या बात है, क्या बात। मतलब अभी मैंने कहा था ना सेशन की शुरुआत में कि ये जितने बहाने हैं वो सारे दरवाजे से बाहर जाएंगे। अब आपको कुछ रियलाइज हो रहा होगा। एक तरफ आपने ओंकार को देखा जो अब पढ़ रहा है अभी और कुछ करेगा आगे, उसके पास पूरी जिंदगी है। और एक तरफ हम डॉक्टर साहब को देख रहे हैं जो ही इज नियरिंग 60, इतनी क्वालिफिकेशंस के साथ, हर बैकग्राउंड के लोग, हर तरीके से। अगर सिर्फ एक बात कॉमन है सब में, ओंकार को सिर्फ पढ़ाई में गाड़ी दिख रही थी, डॉक्टर साहब को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही थी। रीजन कुछ और होगा। ये रीजन जो हम लेके चल रहे हैं वो रीजन शायद वीक है इस बिजनेस करने का, इसलिए शायद हम अभी तक मंच तक पहुंच नहीं पाए। जी डॉक्टर साहब। हमारे अंडर में मेरा सिक्योरिटी गार्ड था। पहली बार उसने ना बोल दिया। फिर 3-4 दिन के बाद मेरे को पूछ रहा था कि सर, मुझे पता है आपका पेमेंट करीब 4 लाख है और आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। मैंने उसको इतना बताया कि मैं जिस कुर्सी में बैठा हूँ ना, उस कुर्सी में बैठने से लोग मुझे बोलते हैं राठौड़ साहब। जिस दिन वो कुर्सी छोड़ दूंगा ना, वो क्या बोलेंगे पता है? देखो वो राठौड़ जा रहा है। अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो जब भी मैं यहाँ से निकलूँ तो ये सरकारी गाड़ियाँ है, बंगला है, आप लोग सैल्यूट लगाते हो, तो आई हैव ऑल दिस फैसिलिटी। तो मैं रिटायर होने से पहले ये फैसिलिटी मैं अपने खुद के लिए खड़ा करना चाहता हूँ। उसके बाद सर वो उसने आधार कार्ड निकाला, स्पॉन्सर हो गया। फिर बोले करना क्या है? मैं किधर कुछ नहीं करना है, कुछ 4-5 लोगों को इकट्ठा कर दे। और उसने सर इतना अच्छा काम किया बारेल सर कि वो बंदा बहुत क्विक गोल्ड हो गया। गोल्ड हुआ, उसका बहुत अच्छा चेक आया, बहुत ही बढ़िया 35,000 का चेक आया था। और इसके नीचे एक हमने फास्टेस्ट
ब्रॉन्ज निकाला था तो उसको 25,000 का चेक आया था। अब मजे की बात ये है कि ये कोरोना आया, उसमें वो बंदा जिसका नाम है अमृतलाल दवे, ही एक्सपायर्ड, ही वॉज अ गोल्ड डायरेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड इज एक्सपायर्ड। सर आप ताजुब करोगे कि जब वो एक्सपायर्ड हुआ तो वो करीबन जुलाई महीना था, 30 जुलाई को वो एक्सपायर्ड हुआ। 10 अगस्त को इसकी बीवी का फ़ोन आया कि राठौड़ सर, भले मेरे हस्बैंड चले गए लेकिन एक अच्छी बात है तो मैं आपसे फ़ोन किया है। तो मैंने बोला बोलो बहन जी क्या बात है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बताई कि जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गए तो सबसे पहला फ़ोन आपका था कि उनकी सोशल विधि के लिए जो भी खर्चा हो आप मुझे अमाउंट बताना, मैं आपको भेज दूंगा, आप किसी से मांगना मत। बोले आप कौन थे अमृतलाल दवे के, लेकिन आपने एक बात और भी बोली थी कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और आपको किसी को बोलना नहीं कि मैंने पैसे दिए। उसके बाद मेरे सब सगे वाले आए, किसी ने मेरे कोई नहीं बोला कि अब तुम्हारा घर कैसे चलेगा, खाना कहाँ से आएगा, क्योंकि ये कमाने वाला आदमी चला गया। 10 तारीख को फ़ोन इसलिए आया कि उस घर में मोर देन 10,000 का चेक आया था। वो बंदे का 1 साल कंप्लीट हुआ तो उसकी श्रद्धांजलि थी। उसी के दिन हमने तय किया था कि इसका चेक डबल होना चाहिए। तो मैं और मेरी ग्रेट अपलाइन हरीश नडियापरा आज यहाँ हाजिर है, एक ताली हो जाए उनके लिए। हम दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए इसको एलओबी मिलना चाहिए और हमने काम किया और हमने उस आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उसका जो चेक जब एक्सपायर्ड हुए तब आए थे उससे डबल चेक करके दिया। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं, आप इस बिजनेस को, जिस मोमेंटम में आप हैं, जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, कितनी जल्दी अब और क्या अचीव करने वाले हैं? मैं आप सबको ये बात बता दूं कि ये पैनल में आने का कोई क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम बैकग्राउंड चेक करते हैं किसने क्या, कोई इंस्पायरिंग जर्नी है कि नहीं, पर एक क्राइटेरिया जो हम फॉलो करते हैं वो डायमंड एंड अबव। तो जो लोग डायमंड एंड अबव हैं वो कई बार क्वालिफाई करते हैं पैनल में आने के लिए। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्हीं लोगों ने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ऑडियंस में हैं और मैं कहूँगा इनफैक्ट सब लोग, जितने लोग ऑडियंस में हैं उन सब की अपनी एक स्टोरी है, पर हम सबको नहीं सुन सकते। पर सबको पूरा इक्वल मौका मिलेगा स्टेज पे आके बात करने का जब वो डीसीडी या डीयूसीडी जाएंगे। बट फिर भी इस जर्नी के दौरान जब हम काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे जितने फ्रंट लाइन डीयूसीडीज ही हो क्यों ना हो, किसी के एक बहुत अच्छी कोई एक अलग हट के कोई स्टोरी होती है तो हम इन्वाइट करके जरूर 5 से 7 मिनट में सुन लेते हैं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। और ये जर्नी में ब्रेक नहीं लगेगा, इसके बाद तो शायद ही और मोटिवेटेड होंगे आगे जाने के लिए। डॉक्टर साहब। सर मेरा गोल है दिसंबर 31, 2022 मैं यूसीडी कंप्लीट कर लूँगा और मेरा चेक होगा 1.5 लाख के ऊपर। वेरी नाइस, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा माइक कांता जी को दे दीजिए आप। कांता जी कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम कांता सरवटकर, मैं मुंबई से हूँ। वेरी नाइस। कांता जी कितने समय से आप इस बिजनेस में हैं? मैंने 2015 एंड में ज्वाइन किया था एज अ कंज्यूमर। अच्छा, एज अ कंज्यूमर आपने बिजनेस उस समय टेकअप नहीं किया? नहीं, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया था। अच्छा, बिजनेस समझ में नहीं आया था, तो बिजनेस समझ में कब आया आपको? मैं पहले तो कंज्यूम करते गई, जैसे कि हर एक के लाइफ में कोई ना कोई आता ही है। तो मेरे घर में भी मेरे एंजल सुप्रभा मैडम आए थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा बेबी छोटा है, कब इनको मैं भगाऊं यहाँ से। तो सुप्रभा जी को? हाँ, क्योंकि वो बहुत बताते जा रहे थे ये। मुझे खाली एक ही चीज़ समझी कि कुछ प्रोडक्ट्स ना कैटलॉग में अट्रैक्टिव दिख रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने 1635 का ऑर्डर लिया था और जैसे स्टार्ट किया, एक 1 वीक 2 वीक होने के बाद अच्छा लगा। प्रोडक्ट यूज किया आपने? प्रोडक्ट यूज। तो मतलब इस चीज के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? अच्छे हैं, बेकार नहीं है? नहीं, बहुत अच्छे।
तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्लोली जैसे स्टार्टअप किया, मैम सपोर्ट करते गए। एक 2-3 इयर्स 2016-17 में जैसे फंक्शंस में आती गई मैं, पैरिस सर के गो क्राउन, जो भी फंक्शंस होते थे, FRU वगैरह, तो एक सर का एक्शन मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस समय ऐसे फंक्शन में मैं वही सीट पे वहीं बैठी थी जहाँ मैं आज बैठी हूँ, और मैंने एक जिद पकड़ी हुई है, मैं UCT हूँ पर मैं आगे नहीं बैठूंगी। हाँ, मैं पूछने वाला था कि आप UCT होकर पीछे क्यों बैठे? मैंने एक जिद पकड़ा है, मुझे DUCD जाना है, सोफा पे बैठना है। तब तक आप आगे बैठोगे ही नहीं। कहना जी, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली में कोई आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करता है? पहले नहीं करते थे, अभी करने लगे हैं। कितने टाइम से? 1 ईयर से। तो UCT जाने के पहले क्या? UCT जाने से कुछ समय पहले, जैसे कोविड के बाद उन्होंने देखा कि मैं बहुत पैशनेटली वर्क कर रही हूँ। एक्चुअली सीन ऐसा है कि 2018 तक मैंने जो अपनी लेक्चररशिप है वो 13 साल से मैं जॉब करती हूँ एक ही कॉलेज में। 6000 की इनकम पे मैंने ज्वाइन किया था, और जब मैंने सर का जो मैंने एक्शन देखा था, सर ने अपने एक टॉक में बताया था कि सपने इतने बड़े और सोच इतनी छोटी। तो मैंने सीमा पाटिल मैम मेरे अगेन अप्लाई नहीं है, उनको मैंने कहा कि मैम मुझे जॉब रिज़ाइन करना है। तो 2018 में मैंने घर जाके हस्बैंड से बात की कि मुझे जॉब रिज़ाइन करना है, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मेरा इंटरकास्ट मैरिज है, लव मैरिज। तो उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी इनकम 40,000 तक पहुंच चुकी है और मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना सर, गॉड अपने साथ होते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद मैं बेड रेस्ट पे थी 9 मंथ। एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मेरे कॉलेज में इवेंट था, और इवेंट के थ्रू मुझे जाना था, वो ट्रेन कैच करनी थी, मैं नहीं कैच कर पाई। मैंने कैच की तो आधी अंदर थी, आधी बाहर थी, और उस समय मेरा L4 L5 में स्लिप डिस्क इशू हो गया, जिसकी वजह से मुझे 9 महीना बेड पे ऐसे सोना था, क्योंकि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही होता है। तो ऐसे करते करते मैं उस दौरान में वही सोच रही थी कि अब क्या। लेकिन मैंने जबकि वेस्टीज ज्वाइन करके रखा था, तो मेरे जॉब रही उस समय या जॉब छूट गई? नहीं, जॉब थी तब भी। 9 मंथ मुझे लीव मैंने लिया था जॉब से, और दूसरी टीचर अपॉइंट कर गए वहाँ पर। तब मुझे वापस वही वर्ड्स याद आते थे कि अगर आप आपकी नौकरी पे नहीं भी रहोगे तो अगले दिन कोई और वहाँ पे आ जाएगा। मुझे एक दिन के लिए भी मेरे प्रिंसिपल, मेरे कॉलीग्स, कोई भी मुझे नहीं पूछते थे, कभी कॉल नहीं आती थी, क्योंकि ज़रूरत मेरी थी। 40,000 मुझे आते थे। मैं जैसे जैसे वापस स्टार्टअप करने, मतलब थोड़ी ठीक ठाक हो गई, 2019 में मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे जॉब नहीं करनी, क्योंकि मेरे लाइफ में एक्टिव और पैसिव इनकम का महत्व समझ में आ चुका था। और इस दौरान मैंने हस्बैंड को भी थोड़ा कन्विंस कर लिया था, क्योंकि मैं उस समय भी वेस्टीज को पैशनेटली ही ले रही थी। बस इस तरीके से 2019 में जैसे मैंने रिज़ाइन किया, तो उस समय लेवल क्या था आपका वेस्टीज? मेरा लेवल था डायमंड डायरेक्टर 19 में। हाँ, 19 में। और रिज़ाइन किया, मैंने कहा अभी मैं फुल फ्लैश में जोश से सिर्फ वेस्टीज करूँगी। तो सबको पता है जैसे कोविड आ गया, तो अब सब कुछ लॉकडाउन हो गया। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हम 22 टीचर्स थे, सब टीचर्स को निकाल दिया क्या, कॉलेज से सिर्फ 2 रह गई, लेकिन मैंने रिस्पेक्ट के साथ रिज़ाइन किया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा फील होता है आज भी। और रिज़ाइन करते समय भी सब लोगों ने मुझे एक ही बात कही थी कि चाय पत्ती, साबुन तेल ये सब बेच रहे हो, इतनी सारी डिग्रीज ली है, MBA क्वालिफाइड हो, MPhil क्वालिफाइड हो, BEd क्वालिफाइड हो, 13 साल की नौकरी है, इतना अच्छा पोटेंशियल हो, हेड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हो, सैलरी हर साल बढ़ती है। लेकिन मैंने उनको एक ही कहा कि सैलरी बढ़ती ज़रूर है, लेकिन हमें बेगिंग करना पड़ता है। और मैंने थोड़ा कैलकुलेशन देखा सर कि अभी मेरा एज 41 है और वहाँ मेरी सैलरी 40,000। तो मैंने देखा कि मैं 10 साल भी उस नौकरी में रहूँगी ना, तो 1000 1500 के हिसाब से 10 साल बाद भी 1 लाख नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे बहुत जल्दी लोगों को इनकम आ रही है। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने जॉब रिज़ाइन की, और सब कुछ लॉकडाउन। फिर भी बहुत अच्छा हमारा जूम पर हमने स्टार्टअप किया।
और मुझे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती थी, लेकिन पूरे लॉकडाउन में हमने एक दिन भी टीवी में न्यूज़ नहीं देखा। हम सिर्फ देखते थे CEP और हम सिर्फ करते थे प्लान, और हमारी डायरी भर गई प्लान प्लान प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जूम पे प्लान दिखाते थे आप? यस, जूम पर, और कम से कम कितने मैंने प्लान Zoom पे? 600 प्लान्स दिखाए मैंने पूरे कोविड में पूरे कोविड में। जूम पे? यस, कुछ लोग फेसबुक से ज्वाइन हुए, सिल्वर डायरेक्टर बने, आज वो आए भी हैं यहाँ पर। और आपके हस्बैंड प्लान दिखाते हैं? नहीं सर, तो फिर वो किस तरह सपोर्ट वो मुझे सपोर्ट इस तरह करते हैं कि कि भाई आप करो? नहीं, एक्चुअली जैसे 2 छोटे बच्चे हैं, कितने साल के दोनों? एक 12 साल का है और एक 5 साल का है। अच्छा। तो अगर मैं फुल टाइम बाहर भी रहती हूँ, जैसे आफ्टर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद सब मार्केट ओपन हो गया, हम जा सकते हैं फिजिकली, तो मैंने एक एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। मैंने मास्टरी की हेल्थ पर, छोटा सा एक मशीन लिया और मैं दिन रात हेल्थ सेशंस करने लगी। और उस हेल्थ सेशंस के दौरान मुझे एक ही जुनून था कि अगर मुझे अब ऐसे भीड़ में फंक्शन में आना है तो मुझे एक लेवल करके आना है, ऐसे तो नहीं आना है। क्योंकि डायमंड सुन के मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि लेवल भी बढ़ना चाहिए। और फिर सारी चीज़ें माइंड से निकाल के गो गेट अ स्ट्रक्चर सब, क्योंकि हम CP कंटिन्यू सुनते रहे और उस दौरान फिर प्लान करते रहे, अच्छा स्ट्रक्चर पहले क्रिएट किया। और यही करते 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 सर दिसंबर की बात है, मेरे जो ग्रोथ डाउनलाइन है मुस्कान जी, उन्होंने नवंबर में क्वालिफाइड कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्राउन किया। और बस फिर मैंने दिसंबर में ठान लिया कि क्राउन तो करना ही करना है। मेरा क्राउनशिप हो गया मॉर्निंग में। फिर मुझे बैरल सर के एक वर्ड्स याद आए, थिंक बिग। और सच में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जैसे क्राउनशिप मैंने ऐप में चेक किया तो मैं और देखने लगी अब क्या हो सकता है। तो मुझे बाद में समझा रहे ये तो UCD जा सकता है। तो फिर मैंने अपनी अपलाइन को कॉल किया, मैम मैं तो UCD जा सकती हूँ। बोला गो अहेड। मतलब ये सारा चमत्कार ये कि हम बैरल सर के जो वर्ड्स को कैच करते हैं, थिंक बिग। तो मॉर्निंग में मेरा हुआ क्राउन और इवनिंग में मैंने किया UCD। वाह, क्या बात है कांता जी, आप इतने क्वालिफाइड हैं, उसके बाद, क्योंकि देखिए कांता जी आज एज अ लेडी यहाँ पर हैं, उनके हस्बैंड, तो आपके हस्बैंड फंक्शन में नहीं है? नहीं, फंक्शन में नहीं आए वो। एक एज अ सिंगल लेडी आप बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, बहुत सारी लेडीज यहाँ पर हैं, उनको ये चैलेंज आता है। मैं मानता हूँ लेडीज की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कैसे घर घर जाएंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या सोचना है कि आप इतने क्वालिफाइड होने के बाद ये बिजनेस करना, लोगों के घर जाना, प्रोडक्ट्स बताना अच्छा लगता है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सर अच्छा, मतलब इसमें हमारे ड्रीम्स है। और सेकंड थिंग, हस्बैंड जो है फिजिकली हमारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन मॉरल सपोर्ट उनका हमेशा मिलता है। आज मेरे घर में शादी है, मतलब मेरे देवरानी के भाई की घर की शादी है, तो उनको मैंने कहा आप हल्दी शादी अटेंड करना, आपके लिए वहाँ रहना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओ, आपने शादी छोड़ दी? नहीं, वो शादी अटेंड कर रहे हैं, मैं यहाँ पर, तो हम लोग सब मैनेज करके चलते हैं। दैट्स रियली नाइस। देखिए, नहीं तो बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं आए होंगे कि घर में शादी है, हम आ ही नहीं सकते, पर ये कमिटमेंट है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हस्बैंड ने आपको कुछ समय बाद सपोर्ट किया, हाँ, तो आपने उनको एनरोल कैसे किया इस बिजनेस में, समझाया कैसे, या वो खुद समझ गए आपको देखकर, आपकी सफलता को देखकर? नहीं, एक्चुअली जैसे लॉकडाउन के बाद उनको एक समझ में आया, जब हम CEP वगैरह एक्टिविटीज़ में रहते थे, या उनको एक समझ में आया कि मेरी वाइफ ने भी जॉब छोड़ दिया है, और एक जुनून चढ़ा हुआ था सर माइंड में। मतलब मुझे अगर एक लीड भी अकोला का मिलता था, एक लीड नागपुर का भी मिलता था, या इंदौर का, तो मैं उन्हें सिर्फ बता दी थी कि मैं अपने जो डाउनलाइन है इनके साथ मैं जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्लान करना है। तो उनको एक समझ में आता था कि जब मैं जॉब पे जाती थी ना, तो मैं बॉस के कंट्रोल में होती थी। मुझे 5-6 बजे अगर बुलाया जाता था अर्ली, तो मैं नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे कभी भी आउट स्टेशन जाना है, कैसे भी, किसी भी हाल में, मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगती थी, मैं सिर्फ बोलती थी मुझे परमिशन दे दो। तो उन्होंने ना मेरा वो पैशन देखा, मेरा वो जुनून देखा, और उनको एक समझ में आया कि मतलब मुझे उनको अल्टीमेटली इसमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ही इज़ अ मैनेजर इन DHL कंपनी। तो उनको मैंने धीरे धीरे ये समझाया कि किसी भी ऑफिस में, कंपनी में एक एक्टिव इनकम एक लिमिट तक होती है,
तो सर ये सारे फंक्शन से, बातों से, सीईपी से अब वो मुझे सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। Very nice. आपने उनको एनरोल कर लिया अपने यस, साथ। एनरोल किया। ग्रेट। अब आपने अपनी सैलरी क्या डबल आपने इनकम ऑफ वेस्टीज से ले रही हैं आप, यस, तो अब उसकी चिंता नहीं होती आपको। नहीं उसकी चिंता नहीं होती है। वेरी नाइस। सिंगल लेडीज के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां कांता जी के लिए। थैंक यू सो मच कांता जी। मैं चाहूंगा किशन परमार जी को माइक दे दें। आप किशन हैं और आपकी, सॉरी